हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व का भूगोल विषय पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत संदर्भ में मैं जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी विषय पर एक अध्ययन श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम लोग वायु राशियों के संबंध में चर्चा करेंगे अर्थात एयर मास। दोस्तों, यदि आप सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी भूगोल विषय के साथ कर रहे हैं तो यह अध्ययन सामग्री आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह अध्ययन सामग्री समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में हम लोग वायु राशियों के संबंध में जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर एक नज़र डाल लें। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग वायु राशि की परिभाषा क्या है अर्थात वायु राशि कहते किसे हैं इसे देखेंगे। साथ ही साथ वायु राशि की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं अर्थात कौन से आदर्श परिस्थितियों में वायु राशियों की उत्पत्ति होती है या इनका निर्माण होता है इसे देखेंगे। वायु राशियों की उत्पत्ति के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं जहां वायु राशियों की उत्पत्ति होती है उस पर एक नज़र डालेंगे। वायु राशियां अपने निर्माण के पश्चात विभिन्न दिशाओं में संचरण करती हैं, तो इस संचरण के फलस्वरूप जो उनमें परिवर्तन होता है उस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त वायु राशियों का एक विस्तृत वर्गीकरण हम लोग करेंगे प्रस्तुत वीडियो में। साथ ही साथ विश्व में विकसित वायु राशियों को पर एक नज़र डालेंगे और वायु राशियों के मौसमी प्रभाव की भी विवेचना प्रस्तुत वीडियो में की जाएगी। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखें कि वायु राशि अर्थात एयर मास है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो वायु राशि वायु का एक विस्तृत घना भाग होता है जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी भौतिक गुणों की समानता पाई जाती है। अर्थात वायु का एक ऐसा पुंज है जिसमें क्षैतिज रूप में विभिन्न ऊंचाइयों पर कई स्तर पाए जाते हैं और प्रत्येक स्तर में तापमान और आर्द्रता लगभग समान रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसमें समान प्रकृति के कई स्तर पाए जाते हैं जिनकी प्रकृति प्रायः समान होती है। इनकी एक अन्य विशेषता यह होती है कि स्थित इस विस्तृत वायुपुंज में 160 किलोमीटर या इससे भी अधिक दूरी पर तापमान एवं आर्द्रता में नाम मात्र का परिवर्तन होता है। तो ऐसा वायुपुंज वायु राशि कहा जाता है, उसे एयर मास कहते हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोग वायु राशि की उत्पत्ति की आदर्श दशाओं पर चर्चा करते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में वायु राशि की उत्पत्ति के लिए दो महत्वपूर्ण दशाओं का होना अनिवार्य है। दो कंडीशन महत्वपूर्ण है। पहला कि एक समान भौतिक गुणों से युक्त एक विस्तृत क्षेत्र का होना अनिवार्य है अर्थात यह क्षेत्र पूर्णतः जलीय हो सकता है या पूर्णतः स्थलीय हो सकता है। दूसरा कि इस क्षेत्र में एक निश्चित समय तक वायुमंडलीय दशाओं का स्थिर होना अनिवार्य है तथा साथ ही इसमें मंद रूप से अपसरण प्रकार की गति होना भी अनिवार्य है ताकि धरातल के तापक्रम एवं आर्द्रता संबंधी गुणों का समावेश उसके ऊपर स्थित वायुपुंज में हो सके। तो ये दो कंडीशन हैं जिसमें एक वायु राशि की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ें। अब इन आधारों पर वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वायु राशियों के उत्पत्ति के प्राथमिक क्षेत्रों को देखेंगे। तो इन क्षेत्रों में वायु राशि की उपस्थिति वर्ष भर बनी रहती है तथा ये अस्थायी होती हैं। इनमें निम्न क्षेत्र शामिल हैं अर्थात उष्णकटिबंधीय सागरीय भाग,
दूसरा गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र और तीसरा आर्कटिक प्रदेश। तो इन क्षेत्रों में वायु राशि की उपस्थिति वर्ष भर बनी रहती है, तो इसीलिए इन्हें प्राथमिक उत्पत्ति क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा गौण उत्पत्ति क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जहां से गुजरने के क्रम में वायु राशि में उस क्षेत्र के भौतिक गुणों का समावेश हो जाता है और एक भिन्न प्रकार की वायु राशि का निर्माण हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में कनाडा एवं साइबेरिया के बीच उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है, तो इन्हें गौण उत्पत्ति क्षेत्र कहा जाता है। इन दो के अतिरिक्त एक उच्च स्तरीय वायु राशि क्षेत्र भी होता है, उत्पत्ति क्षेत्र होता है, और इसमें वायुमंडल का जो समताप मंडल होता है उसे शामिल किया जाता है, जहां तापमान क्षैतिज रूप में प्रायः समांगी होता है, और यह क्षेत्र जो है वह आदर्श वायु राशि का उदाहरण प्रस्तुत करता है, समताप मंडल। यह उच्च स्तरीय वायु राशि है और यह विशेष परिस्थितियों में धरातल पर भी उतरती है। तो ये वायु राशियों के उत्पत्ति के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम लोग वायु राशियों का संचलन एवं तदनुसार इनमें होने वाले परिवर्तनों को देखेंगे। तो उत्पत्ति अथवा निर्माण के बाद वायु राशियां अपने उत्पत्ति क्षेत्र से विभिन्न दिशाओं में संचरण करती हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया, तथा ये वैसे क्षेत्रों में पहुंचती हैं जिनके भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में वायु राशियां उस स्थान विशेष के मौसम को तो प्रभावित करती ही हैं, साथ ही साथ उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो वायु राशियों में जो परिवर्तन होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला उष्मागतिक परिवर्तन अर्थात थर्मोडायनेमिक चेंजेस, और दूसरा यांत्रिक परिवर्तन अर्थात मैकेनिकल चेंजेस। अब इन दोनों परिवर्तनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग उष्मागतिक परिवर्तन को देखें अर्थात थर्मोडायनेमिक चेंजेस। तो ऐसा परिवर्तन वायु राशि के निचले परत एवं उसके नीचे स्थित धरातल के मध्य उष्मा के आदान प्रदान के फलस्वरूप वायु राशि के ठंडे या गर्म होने से संबंधित है। यह परिवर्तन जो होता है वह 3 मुख्य तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला कि वायु राशि के नीचे स्थित धरातल की प्रकृति कैसी है। दूसरा, वायु राशि के गमन करने का मार्ग कौन सा है, अर्थात किस मार्ग से होकर के वायु राशि गमन कर रही है। और तीसरा कि वायु राशि के गमन करने की अवधि कितनी है। तो इन 3 तथ्यों पर वायु राशि ठंडी या गर्म होती है। इसके साथ साथ वाष्पीकरण एवं संघनन के फलस्वरूप वायु राशि में क्रमशः नमी की वृद्धि एवं नमी की कमी के कारण भी उष्मागतिक परिवर्तन हो जाते हैं। आगे देखें। अब संचरण करती हुई वायु राशि जब अपेक्षाकृत ठंडे सतह के संपर्क में आती है, अर्थात एक गर्म वायु राशि ठंडे धरातल के संपर्क में आती है, तो इसका निचला स्तर ठंडा होने लगता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें वायु में लंबवत गति समाप्त हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि वायु पुंज जो होता है, हवा जो होती है, जब नीचे से गर्म होती है तो वह फैलती है और हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती है। तो इस प्रकार उस वायुपुंज में एक वर्टिकल मूवमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन इस दशा में जब कोई वायु राशि अपेक्षाकृत ठंडे सतह के संपर्क में आती है तो निचले स्तर के ठंडा हो जाने से यह लंबवत गति जो होती है, वर्टिकल मूवमेंट जो होता है उसका, वह समाप्त हो जाता है तथा वायु में स्थिरता आ जाती है। और यह जो स्थिति होती है, यह जो दशा होती है, वह ताप व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति होती है, जिसमें संघनन एवं घनीभवन की क्रिया बंद हो जाती है। जैसे कि जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर के कंडेंसेशन की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस स्थिति में चूँकि वायु स्थिर हो जाती है, वर्टिकल मूवमेंट खत्म हो जाता है, इसलिए संघनन और घनीभवन की क्रिया बंद हो जाती है।
ऐसा परिवर्तन जो होता है वह उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के उच्च अक्षांशों में पहुंचने से, अर्थात गर्म वायु राशियां जब उच्च अक्षांशों में ठंडे क्षेत्रों में पहुंचती है, उस स्थिति में ऐसा परिवर्तन होता है। इस आधार पर इस वायु राशि का नामकरण गर्म वायु राशि के रूप में किया जाता है। इसके विपरीत जब वायु राशि अपेक्षाकृत गर्म सतह पर पहुंचती है तो इसका निचला स्तर गर्म हो जाता है। फलतः जो क्या होता है कि वायु राशि अस्थिर हो जाती है तथा लंबवत गति के कारण संवहनीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया। तो ऐसा परिवर्तन ध्रुवीय वायु राशि के निचले अक्षांशों में पहुंचने पर होता है, जो कि गर्म होता है क्षेत्र। इस आधार पर इस वायु राशि का नामकरण ठंडी वायु राशि के रूप में किया जाता है, कोल्ड एयर मास। आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त जो उष्मागतिक परिवर्तन होता है वह वायु राशि में नमी की मात्रा में परिवर्तन से भी निर्धारित होता है, अर्थात वाष्पीकरण के फलस्वरूप जब वायुपुंज में या वायु राशि में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तब भी उष्मागतिक परिवर्तन होते हैं। अब हम लोग यांत्रिक परिवर्तन को देखें, मैकेनिकल चेंजेस। तो ये परिवर्तन वायु राशियों के ठंडे एवं गर्म होने की प्रक्रिया से पूर्णतः मुक्त होते हैं। वस्तुतः ये चक्रवातीय, प्रतिचक्रवातीय एवं धरातलीय घर्षण के कारण वायु राशियों के स्थिर एवं अस्थिर होने से संबंधित होते हैं। तो इसमें वायु राशियों के गर्म और ठंडे होने का योगदान नहीं है, बल्कि वायु के स्थिर और अस्थिर होने से संबंधित होते हैं। जैसे चक्रवातीय दशा में वायु में अभिसरण प्रकार की गति होती है, जैसा कि आप सबों को पता है, और इस कारण लंबवत संचलन उत्पन्न होता है, वर्टिकल मूवमेंट शुरू होता है वायु का, और वायु राशि जो है वो अस्थिर हो जाती है। इसी प्रकार प्रतिचक्रवातीय दशा में वायु का अवतलन होता है, अर्थात वायु नीचे बैठती है, अतः वायु राशि स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार वायु राशि के मार्ग में आने वाले पर्वतों पठारों से घर्षण से भी वायु राशि अस्थिर हो जाती है। तो ये यांत्रिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोग वायु राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास, इस पर चर्चा करते हैं। तो वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र, उनके मौसम संबंधी दशाओं तथा उनके संचरण के क्रम में मार्ग में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण किया जाता है। ट्रेवार्था, बर्गरान और पेटरसन, ये 3 प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने वायु राशियों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, और इनके अनुसार वायु राशियों को 16 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला भौगोलिक वर्गीकरण देखें तो ट्रेवार्था ने भौगोलिक आधार पर, अर्थात उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। पहला ध्रुवीय वायु राशि, अर्थात पोलर एयर मास, इसको P अक्षर से इसको इंगित किया जाता है, और ये उच्च अक्षांशों पर निर्मित होती हैं ठंडे क्षेत्रों में। और दूसरा उष्णकटिबंधीय वायु राशि, अर्थात ट्रॉपिकल एयर मास, इसे T लेटर से इंगित किया जाता है, जो कि निम्न अक्षांशों में जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ इनकी उत्पत्ति होती है। तो ध्रुवीय वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर इन 2 वर्गों में वायु राशियों को बांटा जाता है। ट्रेवार्था ने यह वर्गीकरण किया उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर। आगे बढ़ें। अब उत्पत्ति क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर वायु राशियों को 2 अन्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात महाद्वीपीय वायु राशि, अर्थात कॉन्टिनेंटल एयर मास, इसको स्मॉल c लेटर से इसको इंडिकेट किया जाता है, और महासागरीय वायु राशि, अर्थात मैरीटाइम एयर मास, इसको स्मॉल m अक्षर से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो उत्पत्ति क्षेत्र की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर भी वायु राशियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पत्ति क्षेत्र और उत्पत्ति क्षेत्र की प्रकृति, इन 2 आधारों पर
वायु राशियों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि अर्थात कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास और महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि अर्थात मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। इसी प्रकार महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास और महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि अर्थात मेरीटाइम पोलर एयर मास। तो उत्पत्ति क्षेत्र और उत्पत्ति क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर वायु राशियों का 4 वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है। आगे बढ़ें। अब वायु राशियों के संचरण के आधार पर भी वायु राशियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो वायु राशियों के संचरण के फलस्वरूप इनमें होने वाले परिवर्तनों, जो उष्मागतिक परिवर्तन और यांत्रिक परिवर्तन होते हैं, थर्मोडायनेमिक और मैकेनिकल चेंजेस जो आते हैं, उनके आधार पर वायु राशियों का एक अन्य वर्गीकरण किया जाता है। तो बर्गरान ने वायु राशियों का उष्मागतिक वर्गीकरण ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि के रूप में किया बर्गरान ने। तो ठंडी वायु राशि को क्वाल्ट और कोल्ड, इसको के अक्षर से इंडिकेट किया जाता है, और गर्म वायु राशि अर्थात वार्म, इसको डब्लू अक्षर से इंडिकेट किया जाता है। पीटरसन ने यांत्रिक वर्गीकरण करते हुए इन्हें स्थिर वायु राशि और अस्थिर वायु राशि अर्थात स्टेबल और अनस्टेबल, इस रूप में वर्गीकृत किया पीटरसन ने यांत्रिक परिवर्तन के आधार पर। इसे एस और यू अक्षर से इंडिकेट किया जाता है। तो इस प्रकार उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर वायु राशियों का 16 प्रकारों में एक विस्तृत वर्गीकरण किया जाता है। अब जैसे पोलर एयर मास जो है, तो इसको 2 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, कॉन्टिनेंटल पोलर और मेरीटाइम पोलर। फिर से कॉन्टिनेंटल पोलर को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, कॉन्टिनेंटल पोलर क्वाल्ट और कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म। इसी प्रकार मेरीटाइम पोलर को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मेरीटाइम पोलर क्वाल्ट और मेरीटाइम पोलर वार्म। फिर से इन दोनों वर्गों को अन्य 2 वर्गों में फिर से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कॉन्टिनेंटल पोलर क्वाल्ट को कॉन्टिनेंटल पोलर क्वाल्ट स्टेबल और कॉन्टिनेंटल पोलर क्वाल्ट अनस्टेबल। इसी प्रकार कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म को कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म स्टेबल एयर मास और कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अनस्टेबल एयर मास। इसी प्रकार मेरीटाइम पोलर क्वाल्ट को मेरीटाइम पोलर क्वाल्ट स्टेबल एयर मास और मेरीटाइम पोलर क्वाल्ट अनस्टेबल एयर मास। इसी प्रकार मेरीटाइम पोलर वार्म एयर मास को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, मेरीटाइम पोलर वार्म स्टेबल और मेरीटाइम पोलर वार्म अनस्टेबल एयर मास। तो ये ध्रुवीय वायु राशियों का ये वर्गीकरण है। इसी प्रकार जो ट्रॉपिकल एयर मास है अर्थात उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ हैं, इसी आधार पर इन्हें भी 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो अगर आप हिंदी में इसे देखें तो CPKS अर्थात महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि कॉन्टिनेंटल पोलर क्वाल्ट स्टेबल एयर मास, और CTKS को आप देखें तो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि। तो इस प्रकार ये वायु राशियों का वर्गीकरण है और यह बहुत आसान है समझने के लिए। आप इसे ध्यान से देखें और आप यह वर्गीकरण आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ें। अब हम लोग विश्व में विकसित वायु राशियों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो वायु राशियाँ मुख्यतः 4 प्रकार की ही होती हैं। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि अर्थात कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि अर्थात मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास और महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि अर्थात मेरीटाइम पोलर एयर मास। इन वायु राशियों पर ऋतुओं के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में
शीत ऋतु में 7 प्रकार की वायु राशियाँ और ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी के मौसम में 6 प्रकार की वायु राशियाँ विकसित होती हैं। इसका कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड एवं महासागरीय क्षेत्रों के वितरण में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में काफ़ी विषमता है, यह आपको पता है। इसी प्रकार सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति में वायु राशियाँ उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकती हैं। आइए इन्हें देखें। तो शीत ऋतु की वायु राशियाँ अर्थात जाड़े में जो वायु राशियाँ विकसित होती हैं, ये 7 वायु राशियाँ हैं। पहला आर्कटिक महाद्वीपीय वायु राशि, यह ग्रीनलैंड तथा बेफिन की खाड़ी में इनकी उत्पत्ति होती है। आर्कटिक महासागरीय वायु राशियाँ, आर्कटिक महासागर के ऊपर इनका विकास होता है। ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ साइबेरिया, कनाडा एवं अलास्का में ये विकसित होती हैं। ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि नॉर्वे सागर, उत्तरी सागर, बेरिंग सागर तथा ओखोटस्क सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में इनका विकास होता है, निर्माण होता है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र, चीन के मैदान, सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र, इसमें इस उष्णकटिबंधीय वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। छठा उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि अर्थात प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर का उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो उत्तरी गोलार्ध में है, उसमें इसकी उत्पत्ति होती है। और 7वां भूमध्य सागरीय वायु राशि, ये भूमध्य सागर पर विकसित होती है। ग्रीष्म ऋतु में आर्कटिक महाद्वीपीय वायु राशि ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि में ही विलीन हो जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में केवल 6 वायु राशियां ही विकसित होती हैं। आगे बढ़े। अब हम लोग वायु राशियों के मौसमी प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वायु राशियां जब अपने उत्पत्ति क्षेत्र से विभिन्न दिशाओं में संचरण करती हैं तो इस क्रम में उनमें उष्मागतिक और यांत्रिक परिवर्तन होते हैं और तदनुसार ये स्थान विशेष के मौसम को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले हम देखें कि सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में क्या होता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तो कनाडा एवं साइबेरिया में विकसित शुष्क महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि का स्थानांतरण दक्षिण की ओर होता है। इस क्रम में कनाडा में विकसित वायु राशि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में तापमान काफ़ी कम होकर हिमांक तक पहुंच जाता है। यह वायु राशि शुष्क होती है, लेकिन ग्रेट लेक्स को पार करते समय वहाँ से यह आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, ह्यूमिडिटी ले लेती है और झील के पवन विमुख तट पर बर्फबारी करती है। इसकी दूसरी शाखा पछुआ पवन पेटी के प्रवाह में आकर के पूर्व एवं उत्तर पूर्व की ओर गमन करती है। यह शाखा समुद्री मार्ग से गुजरने के क्रम में ताप एवं आर्द्रता की पर्याप्त मात्रा ग्रहण कर लेती है और न्यूफाउंडलैंड तथा आइसलैंड में वर्षा करती है। साइबेरिया के ऊपर विकसित होने वाली वायु राशि पूर्व, दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पूर्व की ओर गतिशील होते हुए जापान में वर्षा करती है तथा चीन के मैदानी क्षेत्र में पहुंचकर शीतलहर पैदा करती है। और जैसा कि आपको पता है कि हिमालय पर्वत के कारण यह भारत में नहीं पहुंच पाती है और इस तरह से भारत जो है सो इस शीतलहर के प्रकोप से बच जाता है। दूसरी जो दशा होती है चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों का निर्माण। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य अक्षांशों में ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के मिलने से वाताग्रों का निर्माण होता है, फ्रंट्स बनते हैं और अंततः शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं जो पछुआ पवन के प्रवाह में आकर के पश्चिम से पूरब दिशा में गमन करते हैं और संबंधित क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। इसी प्रकार प्रतिचक्रवातों का भी निर्माण होता है, एंटीसाइक्लोन्स का, और तदनुसार मौसम प्रभावित होते हैं। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में वाताग्रों का निर्माण और चक्रवातों से संबंधित जो अध्ययन सामग्री जो मैं प्रस्तुत करूंगा उसमें हम लोग करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप वायु राशियों से संबंधित
इस तथ्य को आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।